हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अ न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करेंगे। जैसा कि न्यायालय में जब कोई वाद चलता है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, और जब उसमें साक्ष्य की जरूरत होती है या साक्ष्य जब प्रस्तुत किया जाता है, तो साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और कौन कौन सी धाराएं उसमें लागू होती हैं, इनके विषय में हम डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। तो अब इसमें एक सबसे बड़ी बात निकलती है कि विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक्सपर्ट क्या होते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 ये कहती है कि एक्सपर्ट वो लोग होते हैं जो विज्ञान, कला या सिग्नेचर एक्सपर्ट जो होते हैं, जो साइन पहचानने में होते हैं, या जो उंगली की जो छाप होती है उसको पहचानने में जो मदद करते हैं, ये सब जो लोग होते हैं उनको हम एक्सपर्ट कहते हैं, मतलब विशेषज्ञ कहते हैं, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत रखा गया। अब इनमें जैसे एक बात था जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। महमूद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट के बाद में विशेषज्ञ की परिभाषा देते हुए कहा गया कि विशेषज्ञ जो होंगे वो ये जरूरी नहीं कि कोई किताबिया नॉलेज वाले हों, मतलब कि किताब की कोई इन्होंने कोई ऐसा स्पेशल कोर्स किया हो। इसका विशेषज्ञ जो होते हैं वो अनुभव के आधार पर, अपने काम करने के एक्सपीरियंस के आधार पर विशेषज्ञ बनते हैं, जो शुरू से ये काम करते आ रहे हैं और जो उनका एक्सेप्शन होता है, जो उनका पहचानने की जो शक्ति होती है, उनके आधार पर उनको विशेषज्ञ माना जाता है। अब वो राइटिंग एक्सपर्ट हो और उंगली के छाप के एक्सप्रेशन को पकड़ना हो, या किसी और भी साक्ष्यों के आधार पर उस चीज को एकदम रियल बताने का जो उनका माइंड सेट होता है, जो उनकी प्रतिभा होती है, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत रखा गया। अब इसमें चाहे सिविल मामले हो चाहे क्रिमिनल। अब जैसे क्रिमिनल में ये रहता है कि मान लीजिए कि घर पर आकर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी का मर्डर करता है और वह जब मर्डर करने जाता है तो जैसे वो दीवार कुछ होता है या गेट कुछ होता है या किसी सामान कुछ होता है, तो उसमें उसकी उंगली की छाप आ जाती है, जिसको वो एक्सपर्ट पहचानते हैं, ताकि न्यायालय में जब सबूत पेश किया जाए तो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि प्रस्तुत पीड़ित के यहाँ अपराधी के ये साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर अपराधी ने ये घटना घटित की है। तो इस हिसाब से विशेषज्ञों का काम होता है। अच्छा, अब जैसे हम बात करें कि द फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जरूरत नहीं पड़ती। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 और 58 उन तथ्यों को, उन फैक्ट को उल्लेखित करती है या बताती है जिन्हें साबित करने का छूट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। बहुत सी ऐसे बातें हैं। ये जो तथ्य होते हैं वो दो प्रकार के, जैसे दो कंडीशन है इसमें, ये दो प्रकार के फैक्ट होते हैं जिनको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सबसे पहला है कि वे तथ्य, वे फैक्ट जिनकी न्यायालय या न्यायिक सूचना लेना। जैसे कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ये हर इंसान, हर व्यक्ति जानना चाहता है, ठीक है। अब ऐसे तथ्य जो होते हैं वो रिवेलेंट होते हैं और विवादक हों, उन्हें साबित करने के लिए न्यायालय में सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। हां, अगर न्यायालय चाहे तो वो जानकारी ले सकता है, इसको प्रूव करने के लिए कोई हमको सबूत नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे फैक्ट जिनको न्यायालय में पेश करने के लिए सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर न्यायालय चाहे तो वो इस बात की सूचना ले सकता है, लेकिन इसके लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। इन फैक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या करता है, छूट देता है, धारा 56 और 58 के अंतर्गत। तो इसका जो मेन क्वेश्चन जो उठ के आता है वो यही आता है कि डिस्कस द फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट को बताइए जिसको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब इसी में एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठ के आता है कि दीवानी मामलों में चरित्र किस सीमा तक सुसंगत होता है। सिविल केसेस में
टू व्हाट एक्सटेंट कैरेक्टर इज रिवेलेंट इन सिविल मैटर। अब सिविल मैटर में क्या चरित्र सुरंगर किस प्रकार से माना जाता है? तो देखिए, सिविल मैटर में जो कैरेक्टर फैक्ट होते हैं उनको अनुमति नहीं दी जा सकती, उनको अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन उसके लिए वाद लाया जा सकता है। बाय द वे, अगर हम डिस्कस करें, अगर हम मान लीजिए एक बात करते हैं कि मान लीजिए कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को सामान देता है और वो जो सामान है वो बेकार है, ठीक है, मान लो उसने कोई गलत सामान दिया है किसी भी व्यक्ति को जो जनता लेने आती है, या घटिया वस्तु बेचता है, तो हम उसके लिए वाद ला सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं प्रूव कर सकते। मतलब ये चीज, जैसे मान लीजिए अगर कोई दुकानदार है, अगर मान लो कोई घटिया वस्तु बेच रहा है, तो वो उसका वो कैरेक्टर तो है नहीं, उसका प्रमाण पत्र, उसका चरित्र प्रमाण पत्र तो है नहीं कि वो ऐसी चीजें बेचता है। तो इन मतलब सिविल केसेस में उसके लिए वाद लाया जा सकता है, मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं शो किया जा सकता। ये जो आता है वो आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के अनुसार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के अनुसार सिविल केसेस में उस व्यक्ति को जिसने ये काम किया है, जिसने कोई गलत सामान बेचा है या जिसने कोई बुरी चीज बेची है, जिसके लिए वाद या मुकदमा तो दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पेश किया जा सकता। ठीक है ना? मतलब अगर कोई गलत सामान बेच रहा है तो उसका वो कैरेक्टर थोड़ा ना है भाई, वो किसी लालच में या किसी लोभ के आकर कर रहा होगा, या वो सोच रहा होगा कि उसका घाटा ना हो जाए तो वो सामान को मिक्स करके बेच रहा होगा प्रॉफिट के लिए। दैट इज नॉट अ कैरेक्टर। अब इसमें हम अगर बात करें कि व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट एडमिटिंग हियरसे एविडेंस, क्या कारण है कि सुने हुए साक्ष्य को न्यायालय में अनुमति नहीं दी जाती, जिसके बारे में हम आपको पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि सुनी सुनाई बातों को न्यायालय में नहीं सुना जाता। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे मैंने आपको रेस जेस्टा का प्रोसेस बताया था कि रेस जेस्टा का नियम कहता है कि मिली जुली चीजें हो तो उसको हम पेश कर सकते हैं, एक जैसा व्यवहार, मतलब एक ही घटना जो कई बार घटित हुई हो। तो न्यायालय कहता है कि अगर कहीं घटना हुई हो और उसको किसी ने अपनी नग्न आंखों से देखा हो, तो वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर ये चीज सबूत के तौर पर कह सकता है कि महोदय या जज महोदय, जब ये घटना हो रही थी मैं वहां पर मौजूद था और मैंने ये सब चीजें देखी। तो न्यायालय उस चीज को मानेगा। लेकिन न्यायालय उन चीजों को नहीं मानता कि अगर जैसे मान लीजिए कोई घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक, अब एक्सीडेंट के पास जो व्यक्ति खड़े थे, अब वो वहां से उन्होंने देख के आए और अपनी गली में उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति न्यायालय में आके कहे नहीं हमने ये सुना था कि ये ऐसी सी घटना हुई थी और यही दोषी होगा, तो न्यायालय क्या करता है कि जो सुनी सुनाई बातों को आकर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो न्यायालय उनको दंडित भी कर सकता है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को न्यायालय कभी भी सबूत नहीं मानता है, सबसे पहली बात। लेकिन रेस जेस्टा का जो नियम मैंने आपको बताया था उसमें ये चीज लागू होती है, क्योंकि रेस जेस्टा का मतलब होता है समव्यवहार, मतलब एक जैसा, मतलब एक घटना जो कई जगह पर घटित हुई हो एक ही जैसी, तो उन जगह पर यह कहा जा सकता है कि सुनी सुनाई बातों को एक सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें जुडिशियल नोटिस क्या होती है, अगला पार्ट आता है व्हाट इज जुडिशियल नोटिस। तो जुडिशियल नोटिस क्या होता है कि कुछ तथ्य ऐसे समझ होते हैं जिनको जानने की अपेक्षा सबको होती है, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको जानने की अपेक्षा सबको होती है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, या कोई पार्टी या कोई कम्युनिस्ट या कोई दो दलों के बीच जो वार्तालाप हुई है, जिसको जानने की सबको इच्छा होती है कि आखिर क्या हुआ। जैसे हमारी सरकार और विपक्ष में जो सरकार हुई है, जब संसद भवन में जब सेशन चलता है, जब हमारा 0 आवर चलता है, तो उनके बीच में जो बात होती है उसको जनता जानना चाहती है, जिसके लिए न्यायालय में सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, वो जान सकती है। और अगर न्यायालय चाहे तो वो सूचना ले सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 इस बात का उल्लेख करती है कि जिनकी न्यायिक सूचना लेना न्यायालय के लिए आवश्यक है,
किंतु किसी एक सिंपल सेक्शन में हर चीज को इनबिल्ड नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो सूची अंतिम नहीं होती है। मतलब अगर ये कह दिया गया कि टोटल जो भी फैक्ट हैं या जिनको जानने की जरूरत है उसको किसी एक ही सेक्शन से देखना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जुडिशियल नोटिस है कि अगर न्यायालय चाहे तो वो किसी चीज की जानकारी को ले सकता है, इसको जुडिशियल नोटिस कहा जाता है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिसने वीडियो पूरा देखा होगा, वीडियो को पूरा देखिए, मैं बार बार ये आपसे आग्रह करता हूं, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए और घर पे बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।